तभी विराट गुस्से में वहां से उठता है। अरे क्या हुआ, कहां जा रहा है? मैंने तुमसे कहा था और भूतिया कहानी नहीं, पर तुम लोगों को मेरी बात ही नहीं सुननी है ना। अरे भाई क्या हुआ तुझे, कहानी तो है, तू इतना क्यों गुस्सा हो रहा है? आजा बैठ इधर, मेरी गोद में आके बैठ, तुझे डर नहीं लगेगा। तुम्हें ये सब मजाक लग रहा है ना? जब ऐसा कुछ तुम्हारे साथ होगा तब शायद तुम लोग हकीकत से रूबरू होगे। मतलब कहानी सुननी है ना तुम्हें? सुनो, मैं सुनाता हूं तुम्हें एक कहानी। राहुल नाम का एक लड़का था। उसे भूतों के बारे में जानने का बड़ा शौक था। वो हमेशा भूतों और चुड़ैलों की कहानियां पढ़ता रहता। वो ये जानना चाहता था कि भूत होते भी हैं या ये सब बस एक मनगढ़ंत कहानी है। लोग बाग बस एक डर का माहौल बनाने के लिए ही ऐसा कहते हैं कि चुड़ैल होती है। वो यही सब सोचता रहता था। इस बात का पता लगाने के लिए उसने एक तरकीब निकाली। उसने अपने दोस्त से कहा, आज रात हम दोनों पास के कब्रिस्तान चलेंगे और पूरी रात वहां जाग के पता करेंगे कि चुड़ैल होती है कि नहीं। उसका दोस्त साथ चलने के लिए तैयार हो गया, पर कब्रिस्तान के अंदर जाने से मना कर दिया। राहुल राजी हो गया। जैसे ही रात हुई, दोनों कब्रिस्तान के पास पहुंच गए। राहुल अंदर चला गया और राहुल का दोस्त उसी कब्रिस्तान के बाहर इंतजार करने लगा। कुछ घंटे बीत जाने के बाद राहुल के दोस्त ने राहुल को कॉल किया और उससे पूछा, भाई क्या हुआ, चुड़ैल दिखी? राहुल ने जवाब दिया, नहीं। इस पे उसके दोस्त ने राहुल को बोला, तू बाहर आजा, घर चलते हैं हम लोग, मुझे बहुत नींद आ रही है। पर राहुल ने अपने दोस्त से कहा, तुझे नींद आ रही है तो बाहर ही सो जा। आज मुझे पूरी रात यहीं रुकना पड़ा तो भी मैं रुकूंगा। मुझे आज पता करना ही है कि चुड़ैल होती है कि नहीं, और जैसे ही मुझे चुड़ैल दिखाई देगी भाई भाग के तेरे पास आ जाऊंगा। इसके बाद राहुल का दोस्त कब्रिस्तान के बाहर ही सो गया और राहुल अंदर चुड़ैल का इंतजार करने लगा। काफी समय चुड़ैल का इंतजार करने के बाद राहुल को नींद आने लगी और राहुल वहीं सो गया। अभी राहुल की नींद लगी ही थी कि उसे वहां पे फावड़े से जमीन खोदने की आवाज आने लगी। राहुल उठ के बैठ गया और उसने देखा कि एक सफेद साड़ी पहनी हुई औरत फावड़े से एक कब्र खोद रही है। राहुल ध्यान से देखने लगा कि आखिरकार ये औरत कब्र क्यों खोद रही है। थोड़ी देर में उस औरत ने कब्र से एक लाश को बाहर निकाला और जंगली जानवरों की तरह आवाज करके उस लाश को नोच नोच के खाने लगी। इतना भयंकर नजारा देख के राहुल के हाथ पैर कांपने लगे। डर से पसीना पसीना हुआ राहुल चुपचाप झाड़ियों में छुपा रहा और हनुमान चालीसा पढ़ता रहा। वो भगवान से बस यही मांगता रहा कि हे भगवान, आज बचा लो, आज के बाद कभी भी कब्रिस्तान में नहीं आऊंगा। काफी देर तक चुड़ैल ने उस मुर्दे को खाया और फिर बचे हुए आधे मुर्दे के शरीर को कल खाने के लिए उसे वापस कब्र में गाड़ने लगी। तभी राहुल के साथ एक हादसा हो गया। राहुल के दोस्त ने राहुल का हालचाल पूछने के लिए राहुल को कॉल लगाया। कॉल की आवाज सुनते ही उस चुड़ैल ने राहुल की तरफ देखा। झाड़ियों में छुपे होने के कारण राहुल ने सोचा चुड़ैल उसे देख नहीं पाएगी, पर ऐसा नहीं था। पलक झपकते ही वो चुड़ैल राहुल के सामने खड़ी। चुड़ैल को अपने नजदीक देखकर राहुल का शरीर ठंडा पड़ गया और वो वहीं पे जम गया। चुड़ैल आराम से राहुल का हाथ पकड़कर उसे अपने साथ ले जाने लगी। राहुल बिना किसी विरोध के उसके साथ जाने लगा। चुड़ैल आधी खाई हुई लाश के कब्र के पास पहुंची और उस मुर्दे की लाश को बाहर फेंक दिया और राहुल को उस कब्र में दफन करने के लिए उसे कब्र के अंदर सुलाने लगी। तभी वापस से राहुल को कॉल आया। मोबाइल की रिंगटोन सुन के राहुल को होश आया और वो चिल्लाते हुए वहां से भागने लगा। बचाओ 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 मुझे। राहुल जिधर भी भागता चुड़ैल उसके सामने खड़ी हुई मिलती।
अब राहुल को उसकी मौत सामने नजर आ रही थी। राहुल चिल्लाते हुए अपने दोस्त की तरफ भागा। विराट! विराट बचाओ! तभी राहुल की आवाज सुन के उसका दोस्त कब्रिस्तान के अंदर आ गया और राहुल को देखा तो वो पागलों की तरह इधर उधर भाग रहा था। उसने राहुल को एक जोर से तमाचा मारा और उससे पूछा, चिल्लाते हुए ऐसे क्यों भाग रहा है? मैं यहीं तेरे पास में ही तो हूं। राहुल ने अपने दोस्त को बताया, यहां सच में चुड़ैल है। इतना सुनते ही राहुल के दोस्त ने राहुल का हाथ पकड़ा और दोनों कब्रिस्तान के बाहर भाग गए। सीधा अपने घर गए। राहुल ने घर पहुंच के सारी घटना अपने दोस्त को बताई और उसके बाद वो दोनों कभी भी उस कब्रिस्तान के आसपास भी नहीं गए। सच बता, तू हमें डराने के लिए बातें बना रहा है ना? मैं कुछ बातें नहीं बना रहा, ये कहानी सच्ची है। क्योंकि वो जो राहुल का दोस्त था वो और कोई नहीं, मैं ही हूं। मैं हूं यूसुफ और यह है मेरी कहानी। मैंने देखे हुए उस मंजर की जो मैं कभी नहीं भूल सकता। ये मेरी जिंदगी का वो वाकया है जब मेरा सामना मेरे भाईजान करीम की हमजाद से हुआ था। मैं शहर से अपनी पढ़ाई खत्म करके वापस अपने गांव आया था। मैं अपने परिवार से मिलकर बेहद खुश था और सबसे ज्यादा खुशी इस बात की थी कि अब मैं सकीना को भी मिल सकूंगा। पूरे 3 सालों के बाद मैं उसे पसंद करता था, लेकिन कभी उसे ये बात कहने की हिम्मत नहीं जुटा पाया। अरे यूसुफ, ये देखो, अपॉइंटमेंट लेटर आया है तुम्हारे लिए। हाँ, मैंने अप्लाई तो किया था, पर इतनी जल्दी उनका लेटर आएगा ये नहीं सोचा था। ये तो बहुत ही नामचीन कंपनी है। अगर सिलेक्ट हो गए तो तुम्हारा फ्यूचर बन जाएगा। हाँ, काश ऐसा ही हो। मैं अगले दिन इंटरव्यू के लिए गया और सिलेक्ट हो गया। मैंने घर आते ही सबको ये बात बताई। सब बेहद खुश थे। देखो जरा कितनी तरक्की कर रहा है तुम्हारा छोटा भाई, तुमसे भी ज्यादा। तुम्हारे अब्बा जान के पास सिर्फ एक ही बच्चे को पढ़ाने के पैसे थे, तब तुमने अपनी पढ़ाई छोड़कर अपने अब्बा के काम में हाथ बटाने का फैसला किया था, सिर्फ इसलिए ताकि तुम्हारा छोटा भाई पढ़ सके। लेकिन ये तो आज तुम्हें शुक्रिया कहना भी भूल गया। ये कैसे ख्याल आ रहे हैं मेरे मन में? मुझे तो खुश होना चाहिए। आखिर अपने भाई को आज यहाँ देखने के लिए ही तो मैंने अपनी पढ़ाई छोड़ी थी। कैसी हो? मैं ठीक हूँ। कहो, तुमने फोन पे कहा था कि कुछ जरूरी बात करनी है। क्या बात है? वो दरअसल सकीना, मैं तुम्हें बहुत पसंद करता हूँ और तुमसे निकाह करना चाहता हूँ। क्या? पर तुमने तो मुझे हमेशा सिर्फ अपना दोस्त कहा है। हाँ, जानता हूँ। मैं आज तक तुमसे ये बात इसलिए नहीं कह पाया क्योंकि मुझे डर था कि कहीं हमारी दोस्ती ना टूट जाए। लेकिन अब मैं अच्छी तरह से सेटल हूँ, तुम्हें एक अच्छा भविष्य दे सकता हूँ, इसलिए आज तुमसे ये कहने की हिम्मत जुटा पाया हूँ। मैं तुमसे वादा करता हूँ कि मैं तुम्हें हमेशा खुश रखूंगा। लेकिन अगर तुम्हें मैं पसंद नहीं तो कह दो, कोई जबरदस्ती नहीं है। सकीना उसे कुछ कहे बिना ही वहां से चली जाती है और यूसुफ भी उदास होकर घर चला आता है। उस दिन मैं बहुत दुखी था, ये सोचकर कि शायद सकीना मुझसे नाराज हो गई है और अब वो मुझसे कभी बात नहीं करेगी। तभी मुझे उसके अब्बा जान का फोन आया और उन्होंने जो कहा वो सुनकर मैं चौंक गया। सकीना के अब्बा जान ने कहा कि मैं सकीना को पसंद हूँ। उसने मुझे उस वक्त जवाब इसलिए नहीं दिया क्योंकि वो चाहती थी कि उसके अम्मी अब्बू भी मुझे पसंद करें। फोन रखते ही मैंने ये बात करीम भाई को बताई।
सकीना तुम्हें पसंद थी, लेकिन उसने तुम्हारे भाई को चुना क्योंकि वो ज्यादा कमाता है। तुम तो यहीं थे गांव में, लेकिन सकीना ने तुम्हारी तरफ कभी देखा तक नहीं। अब तो तुम्हारा भाई तुम्हारा प्यार भी ले गया। यूसुफ ये बताकर वहां से चला जाता है, पर करीम उदास हो जाता है और फिर से उसका हमजाद उसके कानों में आकर कहता है, मैंने अपने भाई के लिए कुर्बानी दी, पर आज उसने मुझसे मेरा ही प्यार छीन लिया। काश कुछ हो कि इन दोनों की शादी टूट जाए। अगले दिन सकीना बाजार से घर लौट रही होती है, तभी वो यूसुफ को एक लड़की के साथ गाड़ी पर घूमते हुए देखती है। वो उसी वक्त उसे आवाज देती है, पर यूसुफ नहीं सुनता। सकीना उसी वक्त यूसुफ के घर जाती है और वो देखती है कि घर पे कोई नहीं है सिवाय करीम के। आप? हाँ, क्यों? कोई काम है क्या? नहीं, कुछ नहीं। वो यूसुफ से मिलने आई हो? हाँ, पर मिलने नहीं, कुछ पूछने। मैंने आज उसे एक दूसरी लड़की के साथ बाइक पर घूमते हुए देखा। ओह, तो तुम्हें पता चल गया? क्या पता चल गया? देखो, सबकी तरह मुझे झूठ बोलना नहीं आता, इसलिए सच बताता हूँ। दरअसल यूसुफ तुम्हारे लिए अच्छा लड़का नहीं है। उसके कई लड़कियों के साथ संबंध है। मैं तो परेशान हो गया हूँ उसे समझाते समझाते कि अब उसकी शादी होने वाली है, वो ये सब बंद कर दे, पर वो है कि सुधरना ही नहीं चाहता। देखो, मैं तुम्हारी जिंदगी बर्बाद होते नहीं देख सकता। तुम ये शादी तोड़ दो, वरना पूरी जिंदगी पछताओगी। अच्छा हुआ जो आपने मुझे सच बता दिया, नहीं तो मेरी जिंदगी बर्बाद हो जाती। वो वहां से चली जाती है और करीम जोर जोर से हंसता है। वहां ऑफिस में जब यूसुफ काम कर रहा होता है, तब उसे फोन आता है। क्या? पर क्यों? आप अचानक मेरी और सकीना की शादी क्यों तोड़ रहे हैं? मैं किसी लड़की के साथ? ये झूठ है। और फोन कट जाता है और रात को यूसुफ गुस्से में घर आता है। आओ, कैसा था तुम्हारा आज का दिन? पहले आप मुझे ये बताओ कि आपने सकीना से क्या कहा और क्यों? मैंने तो सिर्फ सच कहा है कि तुम सकीना के लायक नहीं हो। उस दिन जब मैंने अपने भाई का चेहरा देखा तो डर के मारे मेरा पूरा शरीर कांप गया। मेरा भाई इंसान नहीं बल्कि किसी जिन्नात की तरह दिख रहा था। उसका पूरा बदन सफेद पड़ चुका था, उसकी आंखें सिर्फ काली थी और उसके दांत किसी शैतान की तरह नुकीले और भयानक लग रहे थे। मुझे कुछ समझ आता उससे पहले ही करीम का हमजाद हाथ में एक चाकू लेकर यूसुफ की तरफ बढ़ता है। उसका गला पकड़कर उसे कहता है, अगर जिंदा रहोगे तो सकीना से शादी करोगे ना? चाकू उठाकर यूसुफ पर हमला करता है। उससे पहले ही यूसुफ का हमजाद पीछे से आकर करीम के हमजाद का हाथ पकड़ता है, जो बिल्कुल यूसुफ की तरह दिख रहा होता है, जिसे देखकर यूसुफ और ज्यादा डर जाता है। भागो यहां से जल्दी, भागो यहां से जल्दी। घर से थोड़ी दूर आते ही मुझे एक कॉल आया कि आज सुबह ही शहर से आते हुए मेरे भाईजान करीम की एक एक्सीडेंट में मौत हो चुकी है। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। करीम भाईजान तो नहीं रहे, पर भाईजान जैसा दिखने वाला वो शख्स कौन था जिसने मुझे मारने की कोशिश की? वो वहां से सीधा दरगाह में जाकर पहुंचा और मौलवी साहब को सारी हकीकत बताई। मौलवी अपनी आंखें बंद करते हैं। आंखें खोलते ही यूसुफ से कहते हैं, तुमने आज जिसे देखा वो कोई और नहीं बल्कि तुम्हारे भाई का हमजाद था। हमजाद? हाँ, जब कोई इंसान इस दुनिया में जन्म लेता है तो उसके साथ उसका हमजाद भी इस दुनिया में आता है, जो हर वक्त उसके साथ रहता है।
उसे आपके अच्छे बुरे सारे कारनामों के बारे में पता होता है। अगर आप उसका अमल कर लेते हो तो आप उसे देख सकते हैं, बातें कर सकते हैं। जैसे तुम्हारे साथ क्या हुआ ये मेरे हमजाद ने मुझे तुम्हारे हमजाद से पूछकर बताया। उसके पास और कई सारी अलौकिक शक्तियां भी होती है। आप सामने वाला व्यक्ति अपने मन में आपके बारे में क्या सोच रहा है वह भी हमजाद के सिफली अमल की मदद से जान सकते हैं। पर जिसने मुझे बचाया वो कौन था? बिल्कुल मेरी ही शक्ल का इंसान। वो तुम्हारा हमजाद था। हमजाद हमारा ही दूसरा रूप होता है। आपका दोस्त उसका दोस्त और आपका दुश्मन उसका दुश्मन। आपको जब भी कोई समस्या या परेशानी हो तो हमजाद खुद आपको उससे बाहर आने में मदद भी करता है। जैसे तुम्हारे भाई के हमजाद ने उसके वालिद के लिए तुम्हारी शादी तुड़वाई। यूसुफ चौंक जाता है। हमजाद रूप भी बदल सकता है। तुम्हारा भाई भी सकीना को पसंद करता था, इसलिए तुम्हारे भाई के हमजाद ने ही तुम्हारा रूप लेकर सकीना को यह दिखाया कि तुम किसी दूसरी लड़की के साथ हो। इसे कभी मत उतारना, ये तुम्हारी रक्षा करेगा। इंसान मरता है पर उसका हमजाद नहीं, इसलिए वो वापस आकर फिर तुम पे हमला कर सकता है। उस वाकये के बाद मैंने सकीना को सारी हकीकत बताई और किस्मत से उसे मुझ पर यकीन हो गया। अब इस बात को पूरे 3 साल हो चुके हैं। हमारा निकाह हो चुका है, पर आज भी कभी कभी तभी उसे खिड़की के बाहर बारिश में अपने भाई का हमजाद दिखता है जो उसे देखकर हंस रहा होता है और यूसुफ डर कर खिड़की बंद कर देता है।